चुनाव में जब जब परिणाम अपेक्षित नहीं आते हैं, तब तब हारने वाले राजनीतिक दल के अंदर जिस तरीके की मंत्रणा होती है, जिस तरीके का इंट्रोस्पेक्शन होता है, उसमें तमाम सारी चीजें निकल करके आती हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शर्मनाक परिणाम आया है आरजेडी के लिए, बहुत बुरी स्थिति है। लालू प्रसाद यादव, जिनका बिहार की राजनीति में एक बड़ा इंपैक्ट हुआ करता था, उनकी इस तरीके से राजनीतिक बेइज्जती और राजनीतिक हत्या हो गई है कि उनका कोई जवाब नहीं ढूंढते मिल रहा है। तेजस्वी यादव फिलहाल मीडिया से नदारद हैं, लेकिन जिस तरीके से एक नाटकीय अंदाज में उनके घर से खबरें निकलने शुरू हुई हैं और रोहिणी आचार्य ने, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने 5 लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका पूरा जिक्र मैं अपने इस वीडियो में करने जा रहा हूं। रोहिणी आचार्य घर से निकलते हुए एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहती हैं कि संजय यादव नाम का वो शख्स जो बहुत बड़ा चाणक्य बनता था, जिसको आरजेडी ने राज्यसभा सांसद भेजा है, उसने आरजेडी को खत्म कर दिया है। और ना उसने आरजेडी को खत्म किया, आरजेडी के समर्थकों की भी उपेक्षा की है और उसने परिवार के अंदर भी विघटन पैदा कर दिया। ये वही संजय यादव हैं जिनको तेज प्रताप यादव शुरुआत से विभीषण बोलते आए हैं, जयचंद बोलते आए हैं, और मीसा भारती ने भी आरोप लगाया है। यहां तक कि यह बताया जा रहा है कि अंदर की खबरें ऐसी हैं कि लालू प्रसाद यादव भी संजय यादव से अनबन रखते थे, संतुष्ट नहीं होते थे। कई और नाम निकल करके आते हैं, सब नाम पर एक एक करके चर्चा करेंगे। एक नाम था, इसमें बड़ा नाम था रमीज अहमद खान, जो आईटी सेल का काम देखते थे तेजस्वी यादव की, जो क्रिकेट के जमाने से तेजस्वी यादव के मित्र थे। दिल्ली से इनकी मित्रता हुई, बिहार आकर वो मूलतः बलरामपुर के रहने वाले रमीज अहमद खान, तेजस्वी यादव से इतनी ज्यादा मित्रताएं हुई कि तेजस्वी यादव पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ दिया। इसके अलावा राघोपुर विधानसभा सीट से एक व्यक्ति था जिसका नाम था इंजीनियर सुनील, सुमित, अदनान। ये 5 लोगों की एक ऐसी कोर टीम थी कि अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना हो, पत्रकारों को भी अगर एक इंटरव्यू करना हो, तो इन 5 लोगों से पहले चिरौरी कीजिए कि अगर इनकी इच्छा होगी तो आप तेजस्वी से मिल पाएंगे। इवन परिवार के सदस्य आरोप लगाते हैं कि अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है तो आपको रमीज अहमद खान और संजय यादव की मान मनोवर करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से एक परिवार के अंदर दखलंदाजी हो रही थी संजय यादव की, तो परिवार ने मुखर होकर उस समय विरोध क्यों नहीं किया था? एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है। अब रोहिणी आचार्य का आरोप है कि मैं अपने परिवार से, मैं अपनी राजनीति से क्विट कर रही हूं, मेरा इस परिवार से और बिहार की लालू प्रसाद यादव की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और इवन उनको चप्पल मारने की धमकी भी दी गई। अब किसने उनको कहा? किसकी इतनी औकात थी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी को चप्पल मारने जैसी धमकी दे रहा था? उस धमकी में भी नाम संजय यादव का और रमीज अहमद खान का आ रहा है। क्या इन लोगों ने मिलकर पूरे बिहार के अंदर आरजेडी की मिट्टी पलीत कर दी, या इस प्रचंड हार के बाद ये वो 2 चेहरे हैं जिनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? एक मुद्दा यह भी होता है, अक्सर कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा कि एक चेहरा बनाया जाता है, जो चेहरा मालिक के तौर पर खुद को प्रेजेंट करता है, मगर वो मालिक नहीं होता है, वो होता नौकर ही है। और ये वो नौकर होता है जो सारी बुराइयां अपने सर लेता है, अपने से नीचे के सारे लोगों की गालियां खाता है, कंपनी को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब कंपनी घाटे में होती है, कंपनी डूब जाती है, तो आलोचना का शिकार और बुराइयों का शिकार भी उसको बनाया जाता है। क्या आरजेडी के तेजस्वी यादव की भी यही एक प्लानिंग है कि संजय यादव और रमीज अहमद खान के ऊपर सारा हार का ठीकरा फोड़ दीजिए और अपनी इमेज को एक बार फिर से चमका दीजिए? लेकिन तेजस्वी के ऊपर एक बड़ी चुनौती है, एक बार फिर से पूरे परिवार को असेंबल करना, अपने भाई को, अपनी बहनों को, अपने माता पिता को एक प्लेटफॉर्म पर, एक घर की छत के नीचे लाना और सबके साथ पुराने समय जैसा सामंजस्य बनाना। हालांकि लालू प्रसाद यादव की प्रभावशाली राजनीति को जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में झटका लगा है, वो लालू प्रसाद यादव के लिए किसी भी सदमे से कम नहीं होगा। दूसरी तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि अपने प्रशंसकों के बीच अपने राजनीतिक दल को एक बार फिर से रिवाइव करना और अपने वोटर्स को, अपने प्रशंसकों को यह भरोसा दिलाना कि एक बार फिर से हम 2030 के आगामी विधानसभा चुनाव में रिवाइव करेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। असल में होता क्या है, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव नेता से ज्यादा उसके प्रशंसक लड़ते हैं, सारी लड़ाइयां वो लेते हैं, चुनावी कैंपेन के दौरान बहुत कुछ बोलते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें विपक्ष की सरकार बनने पर मिलता है। अब वही स्थिति आरजेडी के समर्थकों के साथ होने वाली है। आरजेडी का प्रोमो सॉन्ग गाने वाले खेसारी लाल यादव को
हार का सामना करना पड़ा। ये कहा जा रहा है कि छोटी कुमारी गुप्ता को कोई नहीं जानता था, उन्होंने 30,000 वोटों से खेसारी लाल यादव जैसे फायर ब्रांड कलाकार को हरा दिया। उनका एक गाना एक एक मिनट के अंदर 10-10 लाख व्यूज लेकर के आता है। पूरी दुनिया में खेसारी की लोकप्रियता है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इसके अलावा आपको यह भी जानना पड़ेगा कि रमीज अहमद खान जो हैं वो किस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति से निकल कर आए हैं। बलरामपुर के रहने वाले हैं और इससे पहले उनके बात करेंगे बैकग्राउंड की कि रिजवान जहीर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे वो अब ललितपुर जेल में हैं। 2022 में नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या में उनको जेल जाना पड़ा था। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आज वो ललितपुर जेल में है। उनकी पत्नी भी तमाम आरोपों में घिरी हुई है। उनके दामाद हैं रमीज अहमद खान। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव की छवि भी ऐसी बनी कि इनका लेना देना आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं से है और इनके आसपास वही लोग हैं। पत्रकारों को भी अगर मिलना होगा तो राज्यसभा सांसद संजय यादव से मिल करके, हवा भी अगर आएगी तो राज्यसभा सांसद संजय यादव से छन करके तेजस्वी यादव के पास जाएगी। परिवार को भी अगर शाम को 6 बजे के बाद मिलना है तो संजय यादव की मान मनोवर करने के बाद ही आप मिल पाएंगे। क्या इस तरीके की बातें एक बड़े कैनवास पर किसी बड़े राजनेता को बड़े शिखर तक ले जाने में बाधक हैं या सहायक हैं? ये सवाल मैं आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूं। आप अपनी राय मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दाखिल कीजिएगा कि क्या संजय यादव और रिजवान अहमद खान ये वाकई विलेन हैं, वाकई अभिशाप हैं, वाकई पनौती हैं, या इनको एक बार पनौती साबित करके अपना चेहरा चमकाने की फिर से एक बार नाटकीय अंदाज में आरजेडी परिवार कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।